चलो स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का अपन 11 का कुछ चैप्टर से स्टार्ट करने वाला है। फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की जो नासिक बोर्ड की जो बुक है वो कुछ इस तरह से दिखती है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, लेट्स बिगिन। फर्स्ट चैप्टर से अपन चालू करने वाला है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? द इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसके अंदर अपन इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले देखते हैं। आपको बता दूं, मेरा नाम सलोनी हेमंत परदेशी है। मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। करंटली आई एम टीचिंग इन अ प्रॉम्प्ट कंप्यूटर एज एन एडवांस एक्सेल टीचर with my full-time job. So let's begin with the first chapter of the 11th accountancy. First introduction हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन में कुछ पार्ट हम देखने वाले हैं, जैसे बुक कीपिंग इज रिलेटेड टू रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होता है बुक कीपिंग, मतलब जो भी हम डे टू डे ट्रांजेक्शन, कोई सा भी बिजनेस पकड़ लो या कोई सी भी शॉप आप पकड़ लो, तो उसके अंदर जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करके रखना, मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ रिकॉर्ड मेंटेन करना, एक बुक में लिख के रखना कि कितना गया कितना आया, तो वो होता है बुक कीपिंग। बिजनेस एंटरप्राइज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन डील इन एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ मनी एंड मनीज वर्थ। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटरप्राइज जो भी होते हैं वो मनी लेन देन का व्यवहार होता है। मैं उसको कुछ तो भी दूंगा, कुछ ना कुछ एक्सचेंज में हमको मनी रिटर्न में मिलता है, या तो कुछ तो भी आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, मैं आपको कुछ दे रही हूँ आप मुझे दे रहे हो। तो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सारे ट्रांजेक्शन का ये रिकॉर्ड होता है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर रिकॉर्डेड फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन एज टू वेदर द एक्टिविटीज़ आर फेसिबल, प्रॉफिटेबल एंड आर टू बी कंटिन्यूड और नॉट। इससे क्या होता है कि हमने कुछ तो भी बेचा, उसके ऊपर हमको कुछ तो भी पैसे मिले, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ हमने मार्जिन कमाया, तो भी वो तो ही हमने वो ट्रांजैक्शन करना चाहिए एज अ बिजनेस अगर हम पकड़े तो ये भी जो डिसीजन मेकिंग होती है सारी इसके थ्रू ली जाती है। उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं वो, हम एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे क्योंकि आप 11th में हो, कि आपको अकाउंटिंग क्या है वो समझे, कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए आपको प्रॉफिटेबल है तो आपको करना है या नहीं करना है, आपको बिजनेस कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, उसके लिए ये चीज़ यूज़ होती है। Information about the business and other organization is required not only by the proprietor and manager of the business। जो भी बिजनेस की जो ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल परचेज की इंफॉर्मेशन होती है सिर्फ प्रोप्राइटर और मैनेजर को ये रिक्वायर्ड नहीं होती। प्रॉफिटेबल डिसीजन ये गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आपने कभी सुना होगा टैक्स का पार्ट रहता है, तो अकाउंटिंग के साथ ही टैक्स जनरली मर्ज रहता है। तो गवर्नमेंट को आपको मंथली बेसिस पर रिकॉर्ड देना होता है कि भाई GSTR का नाम सुना होगा, तो आप सेल परचेस का डाटा जो भी है वो गवर्नमेंट को मंथली बेसिस पे बताते हो या क्वार्टरली बेसिस पे बताते हो, एज द केस में भी जो भी रहता है। ठीक है, तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट होती है वैसे जो हमारी गवर्नमेंट होती है उनको भी अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अभी नेक्स्ट पार्ट है, उसमें इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग है। इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, एक बेसिक ओवरव्यू देख लेंगे, बाकी आप एक थोरो रीडिंग मार सकते हो। ये एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ लो एक बार। इन इंडिया ड्यूरिंग ए चंद्रगुप्त मौर्य रिजिम। चंद्रगुप्त मौर्य किसी को पता है क्या? चंद्रगुप्त मौर्य इंडिया का भारत का एक भावी सम्राट था। चाणक्य नीति किसी ने पढ़ी हो तो उसको पता होगा। द मिनिस्ट्री कौटिल्य रोट अ बुक नेम अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था। चाणक्य नीति, चाणक्य नीति जिनकी है कि चाणक्य, आचार्य चाणक्य जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र, अकाउंटिंग का जो हिंदी नेम अगर हम समझे तो उसका नाम होता है अर्थशास्त्र। वेयर इन सम रेफरेंस कैन बी ट्रेस्ड रिगार्डिंग द वे ऑफ मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। आफ्टरवर्ड इट वॉज कॉल्ड एज अ देशीनामा। उसके बाद उसका नाम देशीनामा करके पड़ा, अर्थशास्त्र। ठीक है, उसके बाद
जो डेबिट क्रेडिट का जो पार्ट था ये 12th सेंचुरी में ही पता चल चुका था, ये कोई नई चीज़ नहीं है। 12th सेंचुरी में डेबिट क्रेडिट का पता था। बाकी आप जो भी हिस्ट्री है वो नीचे पढ़ सकते हो। अपन बेसिक जो हमारी कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर डायरेक्टली आता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन। मीनिंग एंड डेफिनेशन में क्या आता है? इन सिंपल वर्ड्स द बुक कीपिंग मीन्स अ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमैटिक वे। बुक कीपिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस के जो डे टू डे हमारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनका सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, ये होता है बुक कीपिंग। ऑल मॉनिटरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज फॉर अ एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट। हर एक ट्रांजेक्शन को प्रॉपर डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमको एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट मिल पाए। अभी किसी भी अकाउंटिंग का जब डाटा हम बुक एक सिस्टमेटिक मैनर में लिखते हैं तो उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर यूज़ होता है। जनरली फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल, अभी करंट ईयर का अगर हम पकड़े तो फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? अकाउंटिंग में मेन फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2025 तक का। ठीक है। बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाई करना कि भाई क्या सेल है क्या परचेस है, एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, टोटल समराइज करना कि पूरे मंथ की सेल कितनी है, पूरे मंथ की परचेस कितनी है, फाइनेंशियल, इस तरह से समराइज द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस फॉर द पर्टिकुलर पीरियड यानी फॉर द ईयर अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, या फिर जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। हर एक कंट्री का अलग अलग हो सकता है। जनरली इंडिया में अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर पकड़ा जाता है। जनरली 1 ईयर होता है। अभी डेफिनेशन देखते हैं बुक कीपिंग की। अलग अलग जो ऑथर है उन्होंने अलग अलग बुक कीपिंग की डेफिनेशन दी हुई है। रिचर्ड है ने कुछ दिया है, JR ने दिया है, फिर कॉट करके है, फिर RN कार्टर है, उन्होंने कुछ तो भी अलग से डेफिनेशन दिया है। तो ये अलग अलग बुक कीपिंग की डेफिनेशंस है। हम सिर्फ थोरो रीडिंग कर सकते हो आप इसकी। मैं थोरो रीडिंग एक बार कर लेती हूँ, जस्ट लिव इट। रिचर्ड ने क्या बोला? द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग, एनालाइज करना एंड रिकॉर्डिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, वही सेम चीज़, वही बार बार वही चीज़ बोल रहे हैं। एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, रिपोर्ट किसको करेंगे? गवर्नमेंट को करेंगे थ्रू अ पीरियडिक स्टेटमेंट। पीरियडिक स्टेटमेंट यानी जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने बैलेंस शीट जैसी होती है, PNL होती है, ईयर एक पीरियड के लिए होता है ना, पूरा 1 ईयर के लिए होता है। इंटरप्रेटिंग सच अ रिजल्ट फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ फ्यूचर ऑपरेशन। इन सारी चीज़ों को हम इंटरप्रेट करते हैं कि भाई क्या हमारा प्रॉफिट है, बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फ्यूचर ऑपरेशन के लिए डिसीजन मेकिंग में इसकी हमारे लिए हेल्प होती है। ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें आगे और डेफिनेशन दी है, JR करके, बाल्टी बॉय करके, बाटली बॉय। द बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। सेम चीज़ वही वो रिपीट करके बार बार बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक। आगे की चीज़ों का तो आप उसके अंदर मॉनेटरी आगे की चीज़ों का हम इतना देखेंगे नहीं। आप एक रीड मार लो, मैं एक बार रीड कर लेती हूँ। द बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ द कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कमर्शियल ट्रांजेक्शन मतलब क्या? जनरली घर में अपन जो लेन देन करें वो नहीं, जो बिजनेस पर्पज़ के लिए है कि मैं आपको कुछ सेल कर रही हूँ, आप उसके बदले में मुझे पैसे दे रहे हो। ठीक है। Bookkeeping is the science. Next, the bookkeeping is the science and art of correctly recording the books of account all those business transactions that result in a transfer or money's worth. ठीक है। ये हो गया बुक कीपिंग का डेफिनेशन। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग दिया है। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग दिया है, इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग दिया है, यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग दिया है। जैसे आप एक एक करके देखो। इम्पोर्टेंस, देन यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। देखो अपन डायरेक्टली रुक इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग पे आते हैं। बाकी जनरल ऑब्जेक्टिव नहीं, आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग क्या है? फर्स्ट इज रिकॉर्ड। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू रिमेंबर ऑल द ट्रांजेक्शन। जो भी हमारे सारे ट्रांजेक्शन होते हैं भाई, दिन में 20-25 सेल होती होगी,
किसी भी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन की बोलो या आप डीमार्ट में भी जाते होगे तो दिन में 100,000 ट्रांजेक्शन होते हैं। तो सारे ट्रांजेक्शन एक पर्सन को याद रखना पॉसिबल है क्या? नहीं। लेकिन बट बुक कीपिंग मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन परमानेंटली एंड सिस्टमैटिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्योंकि हम बुक कीपिंग यूज़ करते हैं, बुक कीपिंग जब अपन मेंटेन करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि सारे जो भी ट्रांजैक्शन हुई, जितनी भी सेल हुई, कौन से प्रोडक्ट की हुई, कितने में हुई, सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हमको मिल जाता है। ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सेकंड, बुक कीपिंग इज यूजफुल टू गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट लॉस एसेट्स लाइबिलिटी इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक एक्सेट्रा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी आप डीमार्ट वगैरह में जाओगे तो आपने भाई इतने खरीदे थे, उसमें से आपने इतने बेच दिए, तो आपके पास कितना स्टॉक है, आपको बाद में उस चीज़ को ऑर्डर करना है कि नहीं करना है। ठीक है, वो पता चलता है। फिर मैंने एक चीज़ खरीदी थी, इतने में खरीदी थी, मैंने इतने में बेची, तो उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट कितना मिला, तो ये मुझे पता चल जाता है। एक तरह की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमको पता चल जाती है। हमने कोई चीज़ खरीदी थी तो सामने वाले को हमको पैसे भी देने, तो भाई किसको कितना देना बाकी है। ठीक है, आपने किसी को कुछ सेल किया तो किससे कितना लेना बाकी है। ठीक है, जब किसी को आप उधार में सेल करते हो कि भाई पैसा बाद में दे देना, तो भाई किससे कितना लेना बाकी, किससे कितना देना बाकी है। ठीक है, कितने का आपका स्टॉक पड़ा है, कितना माल आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, कितना और अपने को खरीदना पड़ेगा सामने वाले से, कितने की डिमांड है, आपको कितना सेल हो रहा है महीने का, कितना हमको परचेस करना ही पड़ेगा, कितनी और पूरे साल भर में टोटल कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देता है। तो ये हमको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक तरह से पता चलती है डिसीजन मेकिंग में। थर्ड पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में कैसे पता चलता है? बुक कीपिंग प्रोवाइड अ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू बिजनेसमैन फॉर अ डिसीजन मेकिंग। एक तरह से डिसीजन मेकिंग में जैसे हमने पहले बात की कि भाई ऑर्डर कितना ऑर्डर प्लेस करना है, कितनी मंथली सेल्स हो रही है हमारी, उसके अकॉर्डिंग ही हम ऑर्डर करेंगे ना। ज़्यादा माल भर के हमारा फालतू में पैसा अटका के क्या करेंगे। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में इसका यूज़ होता है। उसके बाद है कंट्रोलिंग। जैसे बुक कीपिंग इनेबल द एग्जीक्यूटिव ऑफ अ बिजनेस टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ है, सेल की बोलो, परचेज की बोलो, कितना ऑर्डर करना है, तो एक तरह से जो भी ओनर है वो चीज़ों पे कंट्रोल कर पाता है। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उसको, अगर वो बुक कीपिंग मेंटेन नहीं करता तो इतनी सारी चीज़ें उसको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं रहता। अगर आप ह्यूमन ब्रेन की बात करो, क्योंकि हम अकाउंटिंग यूज़ करते हैं या बुकिंग प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए याद रखना थोड़ा बेटर रहता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है एविडेंस। द बिजनेसमैन नीड अ फाइनेंशियल एविडेंस टू बी प्रोड्यूस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है कि भाई सपोज आप एग्जांपल ले लो, मैंने उस सामने वाले को परचेस, सामने वाले को सेल किया, अब वो मुझे पैसे नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मेरे पास कुछ तो रिसिप्ट होना चाहिए ना कि भाई मैंने इसको ये माल बेचा है, देखो इसका ये सिग्नेचर है। तो एक तरह से वो एविडेंस की तरह काम करता है, तो इसके लिए भी बुक कीपिंग की यूज़ होती है। देन टैक्स लाइबिलिटी। बुक कीपिंग इज यूजफुल टू फाइंड आउट द टैक्स लाइबिलिटी, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी एक्सेट्रा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को इससे टैक्स लाइबिलिटी भी सामने वाले की पता चल जाती है। भाई आपको कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है, इतनी सेल हो, किसी पे 5% लगता है, किसी पे 12% लगता है। तो ऐसे अलग अलग जीएसटी के रेट्स होते हैं जो लगते लगते हैं और आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है जितनी भी आपकी सेल हुई है उसके ऊपर। प्रोडक्ट वाइज डिफरेंट डिफरेंट जीएसटी रेट्स होते हैं। ठीक है, देन अब हम देखेंगे यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग में क्या है, किस किस को यूज़ होता है? ये ओनर को यूज़ हो जाता है, मैनेजमेंट को यूज़ होता है, इन्वेस्टर को यूज़ होता है, गवर्नमेंट को यूज़ होता है, लेंडर को होता है, डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद अभी यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग अपन एक थोरो रीडिंग फिर से मारेंगे इसकी भी। द ओनर, द बिजनेसमैन कांट फाइंड आउट द प्रॉफिट लॉसेस एसेट्स लाइबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज एट एनी टाइम। ठीक है, तो ओनर को उसका प्रॉफिट, उसका लॉस, उसकी एसेट्स कितनी है, उसकी लाइबिलिटी कितनी है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उसको पता चल जाता है अगर वो बुक कीपिंग मेंटेन करे तो। फिर मैनेजमेंट का कोई क्या यूज़ होता है बुक कीपिंग का? मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज कैन प्लान कर सकता है, डिसीजन ले सकता है,
कंट्रोल कर सकता है हर बिजनेस एक्टिविटीज़ को। ये चीज़ें हम एग्जांपल के थ्रू देखा ये। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। थर्ड इज इन्वेस्टर को किस तरह से यूज़ होता है। इन्वेस्टर कैन टेक अ प्रॉपर डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। जो भी इन्वेस्टर है उसको कहीं पे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो नहीं इन्वेस्ट करेगा, कहीं पे इन्वेस्ट करने से उसको ज़्यादा प्रॉफिट और मार्जिन मिल रहा है तो वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कस्टमर को क्या यूज़ हो जाता है। कस्टमर कैन इजीली अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ही कैन अश्योर्ड अबाउट द सप्लाई ऑफ गुड। जब उसको एक रिसिप्ट या कुछ भी हम डॉक्यूमेंटेशन देते हैं बुक कीपिंग करके कि भाई हाँ इतना इतना मैंने तुमको सेल मिला है, सेल किया है, या इतना इतना मैंने परचेस किया है, हमने प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन किया है, तो कस्टमर को भी हेल्प मिल जाती है कि अश्योरेंस मिलता है कि हाँ हमको गुड्स मिल जाएंगे और जो भी गुड्स है वो जेन्युइन पर्सन ही सेल कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट को क्या यूज़ होता है। गवर्नमेंट कैन इजीली फाइंड आउट अ डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस ड्यू फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। गवर्नमेंट को इजीली किसको कितना टैक्स बचा है, किससे कितना टैक्स लेना है, वो गवर्नमेंट को इजीली फाइंड आउट हो जाता है। फिर लेंडर को क्या हेल्प होती है। लेंडर यानी जो भी पैसे देने का लेन देन का काम करता है, मनी लेंडर होते हैं, जो उधार में पैसे देते हैं वो होते हैं लेंडर। मनी लेंडर कैन फाइंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द इंटरप्राइज फॉर डिसीजन टू लेंड मनी और नॉट। किसी भी इंटरप्राइज को, किसी भी पर्सन को, अगर सपोज आप किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप लोन दे रहे हो सामने वालों को भाई तू बिजनेस कर, अब वो बिजनेस चलेगा तभी उस पर्सन को लोन दोगे ना, आपको ऐसा लगेगा तब। हाय बैठो, आज जल्दी आ गए तुम? नहीं, मैं इसी टाइम पे आता हूँ, 8 बजे। ओके बैठो, ऑन करो। हाँ, फैन लगाऊँ क्या थोड़ा? लास्ट पार्ट जो हमने देखा था उसमें लेंडर तक शायद हम आए थे, तो अब ये पार्ट 2 है। इसके अंदर लेंडर से अपन स्टार्ट करते हैं। यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग पार्ट चल रहा था। लेंडर्स मनी लेंडर कैन फाइंड अ फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द इंटरप्राइज फॉर डिसीजन टू लेंड मनी और नॉट। मतलब आपको पैसे किसी को लेंड करने या नहीं, मतलब किसी को पैसे उधार देने है या नहीं, वो डिसीजन आप ले सकते हो। आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे उधार दोगे जो आपके पैसे रिटर्न कर पाए। आपको किसी को लोन पे पैसे देने हैं तो आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ही चूज़ करोगे कि जो आपको, जिसकी प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो, जिसकी सेल्स ज़्यादा हो, तो ठीक है। तो ये चीज़ें पता करने में आपको हेल्प होती है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट में यूज़ होता है यूटिलिटी बुक कीपिंग का। बिजनेस इंटरप्राइज कैन अचीव द बिजनेस ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग की वजह से अच्छे डिसीजन लेते हैं। अच्छे डिसीजन की वजह से डेवलपमेंट सही से होती है बिज़नेस की, ठीक है। तो बिज़नेस डेवलपमेंट में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो पॉइंट 1 है मीनिंग। बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है। इट इज़ कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कि हम पहले से देखते हैं कि रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है बिजनेस ट्रांजेक्शन को। अब बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है। बुक कीपिंग सिर्फ एक रिकॉर्ड है। अकाउंटेंसी क्या है। इट इज़ रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग द फाइनेंशियल डाटा। इसमें सिर्फ अकाउंटेंसी में सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन नहीं आता है, उसके साथ साथ समराइज़ करना, डाटा को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना, उसको एनालाइज करना, उसको समझना, हर चीज़ का क्या यूज़ है क्या यूज़ नहीं है। उसके बाद इंटरप्रेट करना फाइनेंशियल डाटा को कि भाई ये जो भी बिज़नेस है वो अच्छा वर्क कर रहा है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, वो चीज़ होती है अकाउंटिंग, ठीक है। तो बुक कीपिंग की स्टेज, सेकंड पॉइंट है स्टेज। बुक कीपिंग इज़ अ प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग, इट इज़ द बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के लिए आपको बुक कीपिंग मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी बेस होता है, उसके बाद अकाउंटेंसी, पहले बुक कीपिंग आएगा, उसके बाद अकाउंटेंसी आएगा। Apart from the primary stage, it include the secondary stage of analysis and interpretation. इसमें अकाउंटेंसी में और 2 चीज़ें ऐड हो जाती है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी इसमें ऐड होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक मैनर।
रिकॉर्ड को कीप करना है प्रॉपर और सिस्टमेटिक मैनर में। अकाउंटेंसी का क्या ऑब्जेक्टिव है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फर्दर कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द रिलेटिव अथॉरिटीज़। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करने हैं और उनको आपको रिलेवेंट अथॉरिटी है, जो भी गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L है, ये प्रॉपर अथॉरिटी जिसको रिक्वायर्ड है बिजनेस ओनर्स को देना, ये अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, बुक कीपिंग में 4th पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जूनियर स्टाफ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड। जो भी जूनियर स्टाफ रहता है वो रिकॉर्ड कीप करना, कितना सेल हुआ, बचा, बेसिक रिकॉर्ड जो मेंटेन होता है एक जूनियर स्टाफ मेंटेन करता है। अकाउंटेंसी में क्या होता है? सीनियर स्टाफ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग एन अकाउंट्स, मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हुआ या नहीं है, सीनियर अकाउंटेंट जो रहता है ये उसका काम होता है कि भाई सही से कितना प्रॉफिट हुआ कितना नहीं। एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन और एनालाइजिंग वाला पार्ट सीनियर अकाउंटेंट का होता है। देन आउटकम, उसके बाद अपन आते हैं आउटकम पे। बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट इन जनरल एंड लेजर। बुक कीपिंग जनरली जनरल और लेजर में कीप की जाती है। द अकाउंटेंसी क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ अकाउंटेंसी इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अकाउंटेंसी का जो रिजल्ट होता है वो अकाउंटेंसी से क्या बनाता है? बैलेंस शीट और P&L बनाए, अकाउंटेंसी का पार्ट है। बुक कीपिंग सिर्फ लेजर एंट्रीज, लेजर और जनरल बनाते तक ही सीमित है। अकाउंटेंसी क्या होती है? जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आपको बना के दे, तो होता है अकाउंटेंसी। उसके बाद बुक कीपिंग गिव्स अ डे टू डे डिटेल। बुक कीपिंग क्या करता है? एक डे टू डे डिटेल देता है। अकाउंटेंसी जो डिटेल देता है पूरे इन साल का आपको डिटेल देगा, जैसे जो भी फाइनेंशियल ईयर है आपका 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 25 का जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसकी डिटेल आपको देता है। बुक कीपिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस। बुक कीपिंग मतलब सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करने में आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो है जैसा है वैसा आपको सिर्फ लिखना है, मेंटेन करना है। फिर अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंट यूज द बुक कीपिंग इन्फॉर्मेशन टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डाटा एंड कंप्लाइज इट इनटू अ रिपोर्ट। ठीक है, बुक कीपिंग का डाटा अकाउंटिंग में क्या होता है? जो भी बुक कीपिंग का डाटा आपने गैदर किया है वो आप लेते हो और उसको अलग बैलेंस शीट P&L की रिपोर्ट्स में आपको उसको फॉर्म करते हो। बैलेंस शीट P&L की रिपोर्ट जो रहती है उसमें आप फॉर्म करते हो उसको। देन डिसीजन मेकिंग में इसका यूज़ होता है। मैनेजमेंट कैन नॉट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय द बुक कीपिंग। जो भी मैनेजमेंट है अपना डिसीजन की किस में इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोडक्ट में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोडक्ट में नहीं करना है, तो ये सिर्फ आप बुक कीपिंग के बेसिस पे सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करके नहीं ले सकते। ठीक है, आपको इसलिए इसके लिए आपको अकाउंटेंसी इन डिटेल आनी चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट, जो भी डाटा बुक कीपिंग का डाटा होता है उसको आप मैनेजमेंट उसको यूज़ करता है, एनालाइज करता है, डिसीजन लेता है उसके थ्रू। एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है क्या है क्या नहीं है, कितना आया कितना गया, कितना प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, कहाँ पे कौन से एरिया में ज़्यादा सेल हो रही है, सब अकाउंटेंट का काम है। ठीक है, फिर उसके बाद स्किल रिक्वायर्ड है। बुक कीपिंग के लिए एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब सिर्फ आपको जो हो रहा है जो कि तो आपको सिर्फ मेंटेन करना है, उसके लिए आपको कोई एनालिटिकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। बट अकाउंटेंसी के लिए इट रिक्वायर एनालिटिकल स्किल, इसके लिए आपको एनालिटिकल स्किल्स लगती है। मतलब आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई क्या सही है क्या गलत है, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो रही है, मंथली प्रॉफिट क्या हो रहा है, 6 मंथ का प्रॉफिट क्या होता है, एनुअल प्रॉफिट कितना मिल जा रहा है हमको, बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो आपको इससे ये पता चलता है। हमने बुक कीपिंग देख लिया अभी। अब आता है अपन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी पे आते हैं। बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। इट इज़ अ बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग का पार्ट है। इट इज़ प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज होती है बुक कीपिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एक तरह से प्रोसेस है जिसके थ्रू आप बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी हमारी बुक है या जो भी रजिस्टर आपने मेंटेन किया उसके अंदर आप जो भी अपना ट्रांजेक्शन उनका रिकॉर्ड रखते हो वो होता है
अकाउंटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी का ही पार्ट अकाउंटिंग है। अकाउंटेंसी इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, रिपोर्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, रिपोर्ट करना बैलेंस शीट P&L के थ्रू फॉर अ बिजनेस। Accounting principles are the basic norms and assumptions developed and established as the basis of accounting system. These principles are adopted by the accountant universally. अभी डेफिनेशन देखते हैं अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी रिफर्स टू एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी में सारी चीज़ें आती है, थ्योरी से लेके प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग से लेके सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन पढ़ते हैं। Accounting as a nearly every business enterprise has the accounting system. It is means collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary term information about the business transaction. Same वही चीज़ है, analyzing, reporting, जो भी monetary transaction होते हैं उनको analyze करना। अभी बेसिस मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। अपन डायरेक्टली मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम पे आते हैं पार्ट सेकंड में, है ना। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम बाकी ऊपर डेफिनेशन वाला पार्ट है, जनरल है, मेन चीज़ नहीं है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं। देयर आर मेनली थ्री बेसिस और मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग इन कॉमन स्टेज। नेमली क्या है? फर्स्ट है कैश बेसिस अकाउंटिंग, दूसरा है एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, थर्ड इज मिक्स्ड और द हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अभी कैश बेसिस क्या होता है? अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल कैश रिसिप्ट एंड एक्चुअल कैश पेमेंट आर रिकॉर्ड। कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, वो सारी चीज़ रिकॉर्ड होती है। इन दिस बेसिस द रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द कैश इज रिसीव्ड। जब कैश अपन रिसीव कर रहे हैं तो उसको अपन रेवेन्यू मान लेते हैं, और कैश जैसे ही जा रही है तो उसको अपन एक्सपेंस मान लेते हैं। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज व्हेन द कैश इज पेड। Any income received, any expense paid, such as method of accounting is usually followed by the professionals such as doctors, lawyers, chartered accountant and not for profit organization। ठीक है, तो जनरली जितना कैश आ रहा है वो हमारी इनकम है और जितना कैश गया वो हमारा एक्सपेंस है। ये जनरली CA, डॉक्टर, जो भी सर्विस सेक्टर वाले होते हैं वो जनरली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। उसके बाद एक्रूअल और द मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? मतलब यहाँ पे ट्रांजैक्शन कितना आपने सेल किया, परचेस किया, कितने की आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है वो मैटर नहीं करता, बट आपको एक्चुअल में कैश इन हैंड कितना आ रहा है वो आपका इनकम है, और आपके पास से कितना जा रहा है वो आपका एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद एक्रूअल और द मर्केंटाइल बेसिस क्या होता है? अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग द रेवेन्यू वेदर रिसीव्ड और नॉट, रेवेन्यू आपको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है तो आप उसको एज अ इनकम मान लेते हो। मतलब आपने कितने का गुड्स बेचा, उसमें से कुछ पैसा नहीं भी रिसीव हुआ तो भी आपने जितने की सेल की है वो आपकी इनकम आप मान लोगे, तो ये होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। बट हैज़ बीन अर्नड और एक्रूड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड वेदर पेड और नॉट आर रिकॉर्डेड। आपने पेमेंट की हो या नहीं हो बट वो एक्सपेंस हुआ है, वो जो भी एक्सपेंस हुए हैं उसके लिए भले ही आपने जेब से कुछ भी ना दिया हो फिर भी उसको आप एज एन एक्सपेंस ट्रीट करके माइनस करते हो, तो वो होता है एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जनरली ये सबसे बेस्ट और बेस्ट रहता है। एक्रूअल बेसिस पे ही सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी चाहिए, क्योंकि जनरली जो भी एक्सपेंस, जो भी इनकम जिस भी पीरियड के लिए हुई है उसी पीरियड में वो प्रॉपरली रिकॉर्ड होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, आगे देखते हैं, इन अदर वर्ड्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज़ अर्नड और accrued expense are recognized when these are incurred। any income earned whether received, any income earned जो भी हमने कमाया है whether received or not वो आता है, तो वो होता है accrual basis। any expense incurred whether paid or not जो भी expense हुआ है इसी पीरियड में हमने expense किया है, भले हमने उसके लिए पेमेंट की है या नहीं की है, तो वो इसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा, एज ए एक्सपेंस बुक होगा। उसके बाद मिक्स और हाइब्रिड बेसिस होता है। इन कॉम्बिनेशन ऑफ द कैश बेसिस और एक्रूअल ऑफ अकाउंटिंग, दोनों का मिक्सचर होता है। अंडर द मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोथ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस आर फॉलोड। दोनों भी चीज़ें फॉलो होती है अलग अलग केस में। रेवेन्यू एंड एसेट्स आर जनरली रिकॉर्डेड इन कैश बेसिस। जो भी रिवेन्यूज़ होते हैं, जो भी हमारी इनकम होती है, जो हमारे हाथ में आ रही है वो कैश बेसिस रिकॉर्ड है, मतलब जब हमको मिलेगी तो हम उसको इनकम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है।
वेयर एज एक्सपेंसेस आर जनरली टेकन ऑन एक्रूअल बेसिस, एक्सपेंस को उसको जनरली एक्रूअल बेसिस पे, मतलब अगर पेमेंट नहीं भी है तो भी हम उनको एक्सपेंस मान लेते हैं। द लॉ इन इंडिया प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ दिस मेथड, जो इंडिया का इंडियन लॉ है वो हाइब्रिड बेसिस को फॉलो करने के लिए मना करता है, वो स्टिक करता है एक्रूअल बेसिस को। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग मीन्स द न्यूमेरिकल क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। अकाउंटिंग क्या है? एक न्यूमेरिकल क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशन है ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक सही तरीके से एक पेपर पे लेके आ गए और उसको एनालाइज करते कि बिजनेस सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। क्योंकि हर ट्रांजैक्शन आप प्रॉपरली एक एक ट्रांजैक्शन से कैसे समझोगे, आपको कुछ ना कुछ बेसिस बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए बनाई गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाया गया। ठीक है, और फिर उसको एनालाइज हम करते हैं टू मेक इट ईजी टू मेक अ डिसीजंस। ठीक है, while recording accounting information in the books of account, we must observe the following qualitative characteristics of the accounting. Qualitative characteristics of the accounting information क्या होती है? Reliability of the accounting information, relevance of the accounting information, understandability of accounting information, comparability of the accounting information. अभी रिलायबिलिटी मतलब जो भी डाटा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब ट्रस्टेड सोर्स से आना चाहिए। रिलेवेंस होना चाहिए मतलब रिलेटेड टू वही बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारे बिजनेस एक ही जगह पे मिला दिए, ऐसा नहीं चाहिए। रिलेवेंट होना चाहिए, स्पेसिफिक पीरियड से रिलेटेड होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, वो भी अंडरस्टैंडिंगबल होना चाहिए, किसी भी इंसान को समझ में आए ऐसा होना चाहिए। फिर कंपेरेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वो कंपेयर करते आना चाहिए, मतलब ये पीरियड का डाटा दूसरे पीरियड से अपन कंपेयर कर पाए, इस तरीके से कुछ मैनेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये होती है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग। फर्स्ट इज रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसको सिर्फ आप रीड कर लेना, नॉट मच मोर। फिर बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज पे आता है। देखो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं। एक तो कुछ चीज़ें मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो गए, कुछ नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस हो गए, कुछ कैश ट्रांजैक्शन हो गए, कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गए। नॉन ठीक है, मॉनिटरी में कुछ कैश हो गए, कुछ क्रेडिट हो गए। नॉन मॉनिटरी में बार्टर ट्रांजैक्शन हो गए। ठीक है, तो ये ऐसे 3 तरह के अलग अलग ट्रांजैक्शन होते हैं, कैश, क्रेडिट और बार्टर ट्रांजैक्शन। अभी फर्स्ट चीज़ है टर्मिनोलॉजी में, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ है ट्रांजैक्शन। ठीक है,